हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, हम अपनी जीएसटी के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 6, टाइम ऑफ सप्लाई। ये चैप्टर पिछले चैप्टर के कंपैरिजन में छोटा चैप्टर है, बट ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन तो सारे चैप्टर से आना है, तो हम इसको भी उसी मेथड से, जैसे हमने दूसरे चैप्टर्स को इम्पोर्टेंस दी है, वैसे ही इसे भी देंगे। लेटस रिकैपिटुलेट सेक्शन से हम सारी रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर के सारे एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन भी कवर करेंगे और लास्ट में हम इसके टेक्सचर नॉलेज भी करेंगे, टेक्सचर नॉलेज के जितने क्वेश्चंस हैं। एंड आई होप कि आप लोग भी डायरी मेंटेन करते होंगे अपनी स्टडी को ट्रैक करने के लिए। तो कितने देर के लिए सोशल मीडिया यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हो, इसकी ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उन चीज़ों की ट्रैकिंग शुरू करो जिसकी वजह से आउटपुट निकलेगा, चाहे आपकी स्टडी में या फिर करियर या फिर गोल्स को अचीव करने में। तो मैं कहता हूँ, चाहे 10 चीज़ें हैं जो आप गलत कर रहे हो, लेकिन जो एक चीज़ आप अच्छा कर रहे हो या 2 चीज़ अच्छे कर रहे हो, आप उसको ट्रैक करना शुरू करो और धीरे धीरे देखना जो अच्छी चीज़ें हैं उसको टाइम एलोकेशन बढ़ जाएगा। बट वो तभी होगा जब आप ट्रैक करोगे, जब आप डायरी में लिखोगे कि भाई मेरा टारगेट है 6 घंटे पढ़ने का, 8 घंटे पढ़ने का, और डे एंड पे जो आप लिखोगे कि मैंने इसमें 2 घंटे का टारगेट पूरा किया है और मेरी एफिशिएंसी रही है 25% की, और जब नीचे 2 लाइन लिखोगे कि आज का टारगेट मेरा पूरा नहीं हुआ और मैं जो भी अटेम्प्ट है उसमें मैं सीए इंटर क्लियर करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ या क्लियर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो जब आप ये चीज़ लिखोगे डायरी में तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, दिमाग को एक मैसेज जाएगा कि भाई 25% की एफिशिएंसी के साथ तो हम सीए इंटर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो देखना वो 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन के बाद वो 25% बढ़ के 50% हो जाएगा, 60% हो जाएगा, 75% हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि मोर देन 100% हो जाएगा। और मैं हमेशा एवरेज स्टडी की बात करता हूँ कि एक दिन आप 12 घंटे पढ़ लो और दूसरे दिन सिर्फ 2 घंटे पढ़ लो, इसका कोई मतलब नहीं है। 6 घंटे पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। किसी दिन अगर 1-2 घंटे कम रह गए तो अगले दिन उसकी भरपाई कर लो, क्योंकि एट द मंथ एंड पे आपकी एवरेज स्टडी कैलकुलेट होगी कि 30 दिन में आपने कितने नंबर ऑफ आवर्स की पढ़ाई की है, उसको डिवाइड कर दो आप 30 से, तो एवरेज पर डे का आ जाएगा। जैसे मेरा एवरेज आ रहा था 5.12 या 13%, मतलब 5.13 आवर्स का। तो ऐसे ही करके आपका भी होगा, लेकिन प्लीज़ डेली डायरी में स्टडी ट्रैक करना शुरू करो। कितने बजे उठे, क्या टारगेट था, क्या अचीव हुआ, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया, बस पूरी डायरी में या उस पेज में आप 5 या 6 चीज़ें ही लिखे और नीचे 2 लाइन जरूर लिखना कि आज का टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ, और एक अफर्मेशन जरूर है, पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना है कि हम इस अटेम्प्ट में सीए इंटर क्लियर कर रहे हैं, और नीचे अपने नाम के आगे सीए, जैसे मैं लगाता था सीए अमित कुमार और अपने सिग्नेचर से इनिशियल्स मारता था या करता था। तो आप ऐसे कर सकते हो, ट्राई करना आप एक बार, क्योंकि ये जो मैनिफेस्टेशन है या पॉजिटिव अफर्मेशन है वो एक दिन में या 2 दिन पे काम नहीं करता है। ये पूरे ओवर द पीरियड जो आप करते हो उसमें ये काम करता है। एक सेकेंड, सॉरी। तुम कहाँ हो? कहाँ पे? हम्म, हम्म। जल्दी बोलो, हाँ जल्दी बोलो। ठीक है। सॉरी सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो मैं कहाँ था?
हाँ, अपना आप स्टडी ट्रैक कर रहे हो प्लीज डायरी जरूर मेंटेन करना। चलते हैं आगे, लेट अस रिकैपिटुलेट को कंटिन्यू करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई पे है, और टाइम ऑफ सप्लाई वेयर टैक्स इज पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। जब टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में पे करना है, मतलब फॉरवर्ड चार्ज का मतलब क्या है, जैसे हम दुकानदार के पास गए, दुकानदार से सामान लिया, हमने उसको जीएसटी भी दे दिया क्योंकि उसने बिल में जीएसटी लगा के दिया था, और वो दुकानदार सरकार को दे देगा। तो जब सप्लायर ही सरकार को देता है या सप्लायर ही अथॉरिटी को, जीएसटी डिपार्टमेंट को पैसा दे देता है, तो उसे बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन अब हम दुकान के या फिर किसी की सर्विस ली या दुकान पे गए और कुछ ऐसा किया जिसमें हम मतलब रिसीवर को, हमें ही टैक्स सरकार को देना है, तो उसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज। तो अभी हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड चार्ज की। तो फॉरवर्ड चार्ज, देखो टाइम ऑफ सप्लाई इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी से डिसाइड होगा कि सरकार को पैसा किस मंथ में मिलेगा, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, किस मंथ की लायबिलिटी है। तो टाइम ऑफ सप्लाई में देखेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स 12/2 है और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज 13/2 है। तो दोनों केस कवर कर लिया है। फॉरवर्ड चार्ज के केस में 2 होगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में क्या होगा। नाउ अर्लीस्ट, पहला है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ए और बी, इन दोनों में जो अर्लीस्ट होगा, जो पहले की डेट आएगी, वही टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। जैसे ए, date of issue of invoice by the supplier or the last day on which he is required to under section 31 to issue the invoice with respect to the supply। हम दुकानदार के पास गए और जिस दिन उसने मुझे इनवॉइस इशू किया, या तो वो डेट या फिर जो कि लास्ट डेट था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 की, इसको इनवॉइस इस दिन तक तो इशू कर ही देना चाहिए था। और गुड्स के केस में डिलीवरी के टाइम पे ही इनवॉइस इशू करना होता है जनरली। तो हमने ये देखा कि जिस दिन उसने इशू किया इनवॉइस, या जिस दिन उसको इनवॉइस इशू कर लेना चाहिए था, वो 2 दिन हो गए। थर्ड और सेकेंड में बी देखो, डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट, या फिर उसने जिस दिन पैसा रिसीव किया, जिस दिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, या जिस दिन उसका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, मतलब जिस दिन उसका बैंक अकाउंट बुक्स में अकाउंट में लिख लिया, एंट्री कर दी, या फिर जिस दिन उसका पैसा उसके बैंक में आ गया, विच एवर इज अर्लियर। तो अब 2 चीज़ें हो गई, जिस दिन उसने इनवॉइस इशू किया और जिस दिन उसको इनवॉइस इशू कर लेना चाहिए था लेकिन किया नहीं। तो इन दोनों में पहले की डेट ले लो। नाउ बी, जिस दिन उसने पैसा रिसीव किया। अब पैसा रिसीव करने की डेट क्या होगी, जिस दिन उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दी। डेटर से जब पैसा आएगा तो एंट्री क्या करेगा वो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, या फिर जिस दिन उसके अकाउंट में एक्चुअल में पैसा क्रेडिट हो गया। हो सकता है पैसा क्रेडिट हो गया लेकिन एंट्री वो बाद में कर रहा है रिसीव करने की। तो इन दोनों में जो पहले की डेट होगी, फिर ए में जो पहले की डेट आई और बी में जो पहले की डेट आई, उन दोनों में जो सबसे पहले की डेट आएगी वही हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। अब देखो, नो जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ एडवांस फॉर सप्लाई गुड्स। गुड्स के केस में अगर आप एज ए सप्लायर, अगर आप सप्लायर हैं, गुड्स के केस में अगर आपको एडवांस में रिसीव हो जाता है कोई पैसा, तो आपको उस पर जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। तो देखो, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर फॉरवर्ड चार्ज कंपोजिशन, इस सप्लायर को छोड़ के जीएसटी इज टू बी पेड ऑन द आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच द इनवॉइस आउट टू हैव बीन इशूड। तो या तो जिस दिन उसने इशू किया इनवॉइस या फिर जिस दिन उसको इशू कर देना चाहिए था इनवॉइस, उन दोनों में जो भी डेट आएगी, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, वही डेट पे उसको जीएसटी देना है। मतलब एडवांस के केस में उसको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने गुड्स के केस में कवर कर लिया। तो गुड्स के केस में हमें क्या क्या देखना है भाई, 2 पार्ट में देखना है। ए पार्ट में देखना है पहले कि इनवॉइस किस दिन इशू किया, दूसरा किस दिन उसको इनवॉइस इशू कर लेना चाहिए था, विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में जो पहले की डेट आएगी बस। फिर बी पार्ट में चलते हैं कि उसने पैसा किस दिन रिसीव किया। तो पैसा रिसीव करने की डेट भी कैसे डिसाइड करें, पहले कि उसने अपने बैंक बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री किस दिन की, और दूसरा उसके अकाउंट में एक्चुअल में क्रेडिट किस दिन हुआ। तो इन दोनों में जो विच एवर इज अर्लियर, अब ए का अर्लियर निकाल लिया, बी का अर्लियर निकाल, इन दोनों में जो अर्लियर डेट आएगी, अब इन दोनों को कंपेयर करके, ए और बी को कंपेयर करके, तो उसे हम टाइम ऑफ सप्लाई बोलेंगे इन केस ऑफ गुड्स। अब चलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के केस में क्या है, ए इनवॉइस इशूड विद इन द टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31, कि आप 31 के अकॉर्डिंग जो इनवॉइस आप इशू करोगे उसके लिए इन्होंने बताया कि इसमें भी ए देखिए और बी देखिए। अगर
अब इसमें सर्विस के केस में उन्होंने बोला कि दो केस हो सकते हैं, या तो आपने सेक्शन 31 के हिसाब से इनवॉइस इशू कर दिया है, जिस टाइम में करना चाहिए था वैसे में कर दिया, या फिर आपने नहीं किया। तो पहला कंडीशन कि उन्होंने इनवॉइस सेक्शन 31 के हिसाब से टाइमली इशू कर दिया है। तो हम क्या करें ऐसे केस में? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो पहला, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, सप्लायर ने किस दिन इशू किया है इनवॉइस। नाउ सेकंड, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, की पेमेंट उसने किस दिन रिसीव किया है। तो रिसीव के केस में फिर से वही देखेंगे कि बुक्स में उस दिन एंट्री किस दिन की है, और उसने पैसा या फिर पैसा उसके अकाउंट में किस दिन एक्चुअल में क्रेडिट हो गया, विच एवरेज अर्लियर। तो बी, अब यहाँ पे पेमेंट के केस में देखेंगे एंट्री किस दिन अपने बुक्स में की है, और दूसरा देखेंगे कि उसको एक्चुअल में पैसा किस दिन उसके अकाउंट में, उन दोनों में जो अर्लियर डेट होगी। तो एक डेट वो निकल के आ गई, और फिर हम दूसरी डेट है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन उसने इनवॉइस इशू कर दिया। तो इन दोनों को कंपेयर करें, विच एवरेज अर्लियर, तो वही डेट आ जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। अब बी पार्ट है इसमें कि इनवॉइस उसने टाइम से इशू नहीं किया। तो अब अगर उसने इनवॉइस टाइम से इशू नहीं किया तो आप देखो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या है, सर्विस किस दिन रेंडर किया गया है वो, और फिर उसकी पेमेंट की डेट में कंपैरिजन कर लो। हमेशा पेमेंट की डेट में याद रखना है या तो बुक्स की अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट उस दिन किस दिन एंट्री की, और या उसके अकाउंट में किस दिन पैसा, विच एवरेज अर्लियर, वो डेट लेंगे रिसीट ऑफ पेमेंट। तो अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे प्रोविजन ऑफ सर्विस, सर्विस किस दिन रेंडर की है और पैसा उसको कब मिल गया, विच एवरेज अर्लियर, जब इनवॉइस वो इशू रेज ना करे टाइमली। नाउ सी व्हेन द अबव इवेंट्स आर अनसर्टेबल, अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है सर्विस रेंडर का क्या है और पैसे का क्या है, तो डेट ऑन विच द रिसिपिएंट शो द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ऐसे केस में हम रिसिपिएंट के पास जाएंगे जिसने सर्विस ली है, और उसके बुक्स में देखेंगे कि दो क्या दिखा रहा है अपने बुक्स में सर्विस की डेट, और वो हम मान लेंगे डेट टाइम ऑफ सप्लाई, या उसी डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो ये फॉरवर्ड चार्ज में ये कॉन्सेप्ट था, आप एक से दो बार इसको रिकॉल करोगे, देखोगे तो समझ में आ जाएगा। नाउ टाइम लिमिट फॉर रेजिंग, और वैसे भी हम इस पे जब एग्जांपल्स करेंगे, इलस्ट्रेशंस करेंगे और टेक्सचर नॉलेज के क्वेश्चंस करेंगे तो अल्टीमेटली सारी चीजें कवर हो ही जाएगी और क्लियर हो भी जाएगा एग्जांपल्स के साथ। नाउ टाइम लिमिट फॉर रेजिंग इनवॉइस, अब सवाल ये उठता है कि हमने वहाँ पे 31 सेक्शन के बारे में पढ़ा कि इनवॉइस को रेज करना है, किस टाइम पे करना है, वो हम यहाँ देख लेते हैं। गुड्स के केस में जैसे मैंने बताया था, रिमूवल ऑफ गुड्स के टाइम पे, जहां पे फॉर सप्लाई टू द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर है, गुड्स मूव हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह, तो रिमूवल ऑफ गुड्स उसी दिन या फिर उससे पहले इनवॉइस रेज हो जानी चाहिए। नाउ बी, डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल, अगर डिलीवरी ऑफ गुड्स का केस है या रिसिपिएंट को गुड्स अवेलेबल करने के केस है, तो या फिर इस केस में मतलब मूवमेंट नहीं है, मान लो जिस जिस उसमें ट्रांजेक्शन में, जिस गुड्स की ट्रांजेक्शन में, सप्लाई ऑफ गुड्स में अगर मूवमेंट नहीं है तो फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स की डेट वही उसी डेट को या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। ना सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में देखें तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको जिस दिन सर्विस रेंडर की है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देनी है। अगर आप बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं या हैं वो सेक्टर की इंडस्ट्री है तो 45 डेज में आपको इनवॉइस इशू कर देना है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज टाइम ऑफ सप्लाई वेयर टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। जब टैक्स रिवर्स चार्ज में पे किया जाए तो फिर क्या होने वाला है। आई थिंक यही आपका इसमें लास्ट टॉपिक भी है, क्योंकि उसके अलावा फिर इसमें कुछ जान है ही नहीं इस चैप्टर में, यही 2-3 कॉन्सेप्ट है। बट घर से फोन आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा, तो प्लीज सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मैं बस गया और आया, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी छोटा मोटा टॉपिक रह गया है, रिवर्स चार्ज का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर लेंगे, और इस चैप्टर का ये रिवीजन भी फिनिश हो जाएगा। फिर हम चलेंगे अपने एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशन की तरफ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में बताना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।